प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 से प्रारंभ करके अधिक से अधिक प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आइए हम प्रश्न संख्या 4 आपको बताते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, माने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम आपको अपने शब्दों में समझा रहा हूं। देखिए, रहमान नाम का एक व्यक्ति है जिसकी 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योगफल 1/3 है। तो हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में हम रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। तो हम लिखेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब हमें क्या करना चाहिए? 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात कर लेनी चाहिए रहमान की। चूंकि प्रश्न में 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की आयु के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए हम रहमान की अब 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पश्चात की आयु पता करेंगे। तो हम लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो देखो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का मतलब ये हुआ, जैसे अगर रहमान मान लीजिए कि 15 वर्ष का अगर रहमान हो तो 3 साल पहले वो कितने साल का होगा? 12 साल का। इस बात का पता हमें कैसे चल पाया? जब हमने वर्तमान आयु जो 15 मैंने एक मोटे तौर पर माना था, उसी में जब मैं 3 घटा दिया तब मुझे 12 वर्ष का ज्ञान हुआ। तो उसी तरह से हम जो वर्तमान आयु x माने हैं, उसी x में जो हम 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। अब हम 5 वर्ष पश्चात की भी आयु निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात, जैसे भी मैंने माना था एक मोटे तौर पर कि जैसे मान लीजिए रहमान अगर 15 साल का है तो 3 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा? तो इसके लिए उस 15 में 3 घटाया गया था। उसी तरह से अगर 5 साल बाद अगर पूछा जाए कि अगर रहमान इस समय 15 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप 15 में 5 जोड़ देंगे, तब तो आप 20 वर्ष बताएंगे ना। तो उसी तरह से जो हमने x माना है उस x में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी x प्लस 5 वर्ष। ये हमारी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु हमने पता कर लिया। अब हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। तो हम लोगों ने जो 3 वर्ष पूर्व की आयु प्राप्त किया है उसका पहले हम व्युत्क्रम कर लेते हैं। क्योंकि व्युत्क्रम का योग कहा है इसलिए पहले व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो x - 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x - 3। और क्या कहा है कि 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात की आयु क्या है? x + 5। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x + 5 आ जाएगा। अब प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। तो ये तो दोनों हमने व्युत्क्रम निकाल लिया, योग करना है तो बीच में प्लस का
चिन्ह लगा देंगे, बराबर कितना दिया है 1/3, तो हम बराबर में लिख देंगे 1/3। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने पर जो x का मान आएगा वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाए, ये वही मेरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो हम x + 5 का गुणा पहले किसमें करेंगे 1 में, तो x + 5 बनेगा, प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो x - 3 आएगा, अपान में जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो x का पहले x में गुणा x² आएगा, ये इसका 5x बनेगा और इसका -3x बनेगा। तो जब 5x धन में रहेगा और 3x ऋण में रहेगा तो सरलीकरण करने पर +2x प्राप्त होगा। माइनस प्लस का गुणा -3 बचे 15, बराबर क्या लिखेंगे हम 1/3। अब हम क्या करेंगे कि इस x में इस x को जोड़ लेंगे 2x, और इस 5 में हमारा ये 3 घटेगा तो +2 अपान में x² + 2x - 15 बराबर 1/3। अब हम इसे हल कर लेते हैं, त्रियक गुणा करके, एक का गुणा पहले इसमें कर लेते हैं, तो x² + 2x - 15 बराबर क्या होगा 3 का गुणा इसमें, तो 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6। अब हम चर और अचर सभी पदों को एक तरफ करके बराबर 0 कर लेंगे, जिससे कि हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए। तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0। देखिए x², अब ये 2x और 6x का सरलीकरण क्या बनेगा -4x, और 15 और 6 का सरलीकरण क्या होगा -21, चूंकि दोनों ऋण चिन्ह में है इसलिए जुड़ जाएंगे, बराबर क्या 0। इस प्रकार से हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इस द्विघात समीकरण का अब हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके 0 से इसकी तुलना करने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, चूंकि जब हम -21 का x² में गुणा करेंगे तो हमें -21x² प्राप्त होगा, और 21 का जब हम ऐसा दो खंड करें कि जिसका अंतर जो है 4 आवे, तो 7 × 21, तो 7 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इस ऑपरेशन से या इस नियम को इस पर लागू करने से ये पता चल रहा है कि इस दिए गए द्विघात बहुपद जो x² - 4x - 21 है, इस बहुपद में जो है आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो हम आद्यंत के आधार पर गुणनखंड करके बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखिए x² पहले हम नोट कर लेंगे, माइनस बीच वाला पद आने पर ब्रैकेट्स का प्रयोग, 7 - 3 × x - 21 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट्स को माइनस चिन्ह से तोड़ेंगे, तो -7x + 3x - 21 बराबर 0। तो x² 7 में से 3 घटेगा -4x यहाँ पर अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों पदों में जब हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x - 7, हम इसको x - 7 लिखेंगे, प्लस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो x - 3 × 21 बराबर क्या 0। अब देखिए हमें दो पद प्राप्त हो गए और दोनों पद में x - 7 प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए x - 7 पुनः कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x + 3 बराबर कितना 0। अब हम तुलना करेंगे तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, और x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये हमारा हो जाएगा अमान्य, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान नकारात्मक या निगेटिव आ रहा है, ऋण चिन्ह में आ रहा है, तो किसी भी व्यक्ति की आयु जो है वो ऋण में नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम x बराबर 7 मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए रहमान की आयु, तो रहमान की आयु कितना भैया x वर्ष, रहमान की आयु x वर्ष माने 7 वर्ष। यदि यही प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में आ जाए और हमें ये चेक करना हो कि मेरे द्वारा लगाया गया प्रश्न सही है या गलत है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उत्तर की जांच करनी पड़ेगी। तो हम उत्तर की जांच प्रश्न में कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि रहमान की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले की आयु और वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। देखो रहमान की चूंकि वर्तमान आयु 7 आ गई,
तो 3 वर्ष पहले की अगर हम आयु जानना चाहें तो 4 होगी, और 5 साल बाद की आयु जानना चाहें तो 12 होगी। अब हम एक 4 का व्युत्क्रम 1/4 और 12 का व्युत्क्रम 1/12, इन दोनों का अगर हम जोड़ करें और इसका जोड़ 1/3 आ जाए प्रश्न में जो दिया गया है, तो मेरा उत्तर 101% सही होगा। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा? 12। 4 तिहाई 12 तो 3 का 3, और 4 12 का 12 का 1 3 1 4/12, 4 का 4 4 3 12, यानी 1/3 आ गया। तो प्रश्न में दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 को समझेंगे। देखिए प्रश्न संख्या ये 4 था, अब हम आपको प्रश्न संख्या 5 बताएंगे, इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी, देखिए गणित और प्लस अंग्रेजी, तो गणित प्लस अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या दे रहा है? 30। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या दिया है? 30 दिया है। अब कह रहा है कि यदि वह गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाता, गणित में जितना पाए उसकी अपेक्षा 2 कम पावे और अंग्रेजी में जितना पा रहा हो उसकी अपेक्षा 3 कम पावे, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में अलग अलग कितने अंक प्राप्त कर रहा है ज्ञात करना है। देखो प्रश्न की पहली शर्त है कि गणित और अंग्रेजी में मिलाकर 30 अंक प्राप्त कर रहा है। अब 30 नंबर में कितना गणित में प्राप्त कर रहा है और कितना अंग्रेजी में पा रहा है, ये बात क्लियर नहीं है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए हमें 2 में से किसी एक विषय में प्राप्त किए गए अंकों को मानना पड़ेगा। तो हम एक मोटे तौर पर अगर गणित में प्राप्त किए गए अंकों को हम यक्ष मान लें, कि मान लिया कि गणित में माना यक्ष अंक प्राप्त किया, तो अब अगर हमें अंग्रेजी में प्राप्त अगर अंकों को जानना हो तो प्लस अंग्रेजी बराबर हम 30 लिख देंगे। तो अगर हम अंग्रेजी बराबर चाहें तो अंग्रेजी के बराबर क्या लिखा है? 30, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसी बात को वहां पर मान सकते हैं कि माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक यक्ष और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस यक्ष। इस बात को हम लोग नोट कर देते हैं। यहां हम लिखेंगे कि माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर, गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना? x। जब गणित में हमने x अंक मान लिया तो अंग्रेजी में कितना पाएगा? तो अभी हमने कार्य आपको करके समझा दिया कि अगर हम गणित में x प्राप्त करा दिए उसको, तो अंग्रेजी में अगर जानना हो कितना पाए तो प्लस अंग्रेजी लिखकर बराबर 30, चूंकि दोनों विषयों के अंकों का योग 30 है, तो अंग्रेजी बराबर क्या होगा? 30 माइनस x। तो हम यहां लिखेंगे कि शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। ये बात इतना तक क्लियर हो गई। अब आगे कहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी कि भाई मिला तो उसको x अंक है गणित में, लेकिन कह रहा है कि 2 अंक कम मिले होते, तो अर्थात पुनः हम लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक माने जितना उसको मिला है उसकी अपेक्षा 2 अंक अधिक मिलता। तो गणित में x नंबर पाया है तो 2 अधिक पाने का मतलब अर्थात 2 अंक उसमें जुड़ जाएगा, तो x + 2 अंक हो गया। अब इसी तरह अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिया प्रश्नानुसार, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो
अंग्रेजी में अगर प्राप्त अंकों को जानना हो तो कह रहा है कि 3 अंक कम मिले होते, माने जितना अंग्रेजी में पहले मिला था उसकी अपेक्षा 3 कम मिलता तो उसमें से 3 घटा देंगे हम। तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 अर्थात 30 में से 3 घटेगा तो 27 माइनस एक्स। अब देखिए, अब गणित में प्राप्त अंक ये हो गया और अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये हो गया। तो प्रश्न अगर पढ़ा जाए तो प्रश्न में कह रहा है कि इसके कथनानुसार अब जो प्राप्त अंक आए हुए हैं इन प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 दिया है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब इस अंक और इस अंक का जब हम गुणा करेंगे तो 210 प्राप्त होगा, यानी x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 210, ये हमारा समीकरण बन जाएगा इस पर। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 27 का गुणा हम x में करेंगे तो क्या आएगा 27x, और 27 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 27 दूनी 54। 27 का गुणा x में कर दिया 27x, फिर 27 का गुणा 2 में कर दिया 54 हो गया। माइनस x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, और माइनस x का जब इसमें करेंगे तो माइनस 2x आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होने जा रहा है बराबर 210। अब देखिए ये 27x और ये 2x का अगर हम सरलीकरण करेंगे तो ये 25x हम प्राप्त कर लेंगे, और प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम 210 को पक्षांतर करेंगे, माइनस 210 बराबर 0 हो गया। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाले पद को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला पद केवल एक ही है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। इसके बाद प्लस 25x हम लिख लेंगे। अब 210 में से ये 54 घट जाएगा, चूंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस वाला चूंकि अधिक है इसलिए 210 में से घटेगा तो माइनस 6 बचेगा, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 20 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेगा, बराबर क्या किया 0। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि पहला ही पद चूंकि ऋणात्मक है इसलिए हम इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये पहला वाला पद पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस 25x हो जाएगा और प्लस 156 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके 0 से तुलना कर देंगे, तो जो x बराबर आएगा उसी की सहायता से गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों को हम जान जाएंगे। तो देखिए इस दिए गए समीकरण में या इस बहुपद में हम देखें तो आदियंत नाम का गुणनखंड इसमें भी बन रहा है, क्योंकि हम जब 156 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं हमें खोजनी है कि जिनका गुणा किया जाए तो 156 आवे, पर अगर उनका जोड़ किया जाए तो 25 आवे। तो इसके लिए आपके पास दो संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं 13 और 12। 13-12 का गुणा करने पर 156 भी याद हो सकता है, और 13 और 12 का जोड़ करेंगे तो आप 25 भी आ जाएंगे, इसलिए हम इसके आधार पर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर कितना 0। तो इन दोनों पदों में हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा x माइनस 12 माइनस इन दोनों पदों में जब 13 कॉमन लेंगे, देखिए जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं। किन किन पदों में, जिन जिन पदों से मैंने कॉमन लिया है, जैसे मैंने इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लिया 13 माइनस 13। अब सवाल ये उठता है क्यों माइनस 13 कॉमन लिया गया, क्योंकि देखो कॉमन वही संख्या है जिससे दोनों पद में आई हुई संख्याएं कट जाए, पूर्णतः कट जाए। तो हम 13 से 13 को भी काट देंगे और 13 से 156 को भी काटेंगे, तो जब 13 से भाग इसमें देंगे तो x आएगा, ये प्लस पर माइनस होगा क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है। 13 से भाग देंगे तो ये 12 बन जाएगा, क्योंकि 13 का नाम 13 और 2 15 तो 26 हो गया, 13 तो 26 बराबर कितना 0। अब देखिए पुनः अगर देखा जाए तो x माइनस 12 हमारा कॉमन बन रहा है, इसके बाद क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। हम तुलना करेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। देखिए यहाँ 12 और 13 दोनों धनात्मक आ गए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक अगर हम 12 मान लेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक कितना हो जाएगा 18। 30 में से हम 12 हटा देंगे, और अगर हम गणित में 13 मान लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि अतः शेफाली द्वारा
गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक क्या लिख देंगे 12 या 13, 12 या 13, 12 से भी उत्तर की जांच हो जाएगी और 13 से भी हो जाएगी क्योंकि 12 दोनों है। और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 या 17, 18 या 17। देखिए जब हम अगर गणित में प्राप्त अंक अगर हम 12 मानेंगे तो 30 में से 12 घटाएंगे तब अंग्रेजी का अंक आएगा, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। और अगर हम गणित में प्राप्त किए गए अंक 13 मान लेंगे तो हम 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 पाएंगे, तो अंग्रेजी में 17 हो जाएगा। इसलिए दोनों आपका आंसर सही, यही आपका आंसर बन गया। अब अगर हम चाहें अपने उत्तर की जांच करना कि क्या ये मेरा प्रश्न सही है या गलत, तो हम पहले 12 और 18 पर इसकी जांच कर देते हैं। गणित लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो गणित में जो है 12 माना गया है तो अंग्रेजी में 18। अब देखिए कह रहा है कि यदि प्रश्नानुसार गणित में प्राप्त अंक 2 अधिक होते, यानी गणित में 12 के बजाय कितना पाता 14 और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाता, तो 14 के बजाय 18 के बजाय कितना पाता 15। अब अगर इस 14 और 15 का गुणा करने पर 210 आ जाए तो मेरा उत्तर सही माना जाएगा। तो 15 चौको 60 हासिल 6, 15 का नाम 15 6 21, इस तरह से ये मेरा आंसर बिल्कुल फिट है। अब अगर हम इसको 13 और जो 17 माने हैं इस पर अगर हम चेक करें तब भी उत्तर की जांच वही आनी चाहिए। तो अगर गणित में 13 पा रही से खाली तो कह रहा है कि 2 अंक अधिक पाता, तो 2 अंक अधिक पाने के तो 13 की बजाय 15 और अंग्रेजी में 17 पाने की बजाय 3 कम पाती, तो 17 के बजाय कितना पाती 14। अब फिर इस 14 15 का गुणा करो तो वही 210 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर जो आया है वो 100% बिल्कुल सही है। तो आइए हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 भी बता दे रहा हूं इसी वीडियो में। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चूंकि खेत देखो पहले एक आयताकार खेत की बात कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा एक आयताकार खेत है, मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है आयताकार खेत है जिसका नाम हम ABC रख दे रहे हैं, ABC। अब ये हमारा एक आयताकार खेत हो गया। इस आयताकार खेत में चूंकि विकर्ण की भी चर्चा प्रश्न में किया है तो विकर्ण हम कैसे डालेंगे ऐसे, तो विकर्ण चाहे BD डाल दो चाहे AC डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा चूंकि आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं लंबाई में, तो इसलिए हम BD विकर्ण डालते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा। तो अगर हम छोटी भुजा देखो आपको इस चित्र में इस आयताकार खेत में छोटी भुजा AD और BC दिखाई पड़ रही है, बड़ी भुजाओं में AB और DC दिखाई दे रही है। तो देखो जितनी माप AB की होगी उतनी ही माप DC की होगी, चूंकि आयत है तो आयत में लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो इसमें देखो छोटी भुजा माना किसको जाए चौड़ाई को, तो मान लीजिए अगर छोटी भुजा हम चौड़ाई को मान ले x ना, चौड़ाई को अगर हम x मान ले तो कह रहा है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये जो हमारा विकर्ण BD जो विकर्ण है ये 60 मीटर अधिक लंबा है, किससे छोटी भुजा से। तो हमने छोटी भुजा क्या माना है x, तो x में जब हम 60 जोड़ देंगे, अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो x + 60 ये जो है आयताकार खेत का जो है विकर्ण हो गया और छोटी भुजा क्या हो गई x। अब चलो अब बड़ी भुजा क्या बचती है AB या तो DC, तो जो AB की माप होगी वही DC की माप होगी, चाहे AB पर लिख दो चाहे DC पर, बात वही होगी। तो हम AB पर लिख देते हैं, AB को बड़ी भुजा। और आगे कहा कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर
अधिक है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा से ये वाली जो बड़ी भुजा ये 30 अधिक है, यानी x प्लस 30 अधिक है, तो यानी छोटी भुजा की माप जो है उसी में 30 जोड़ दिया जाए तो बड़ी भुजा की माप आ गई। देखो यहाँ पर जो आयताकार खेत है उस खेत की जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई मान ले रहे हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई, और ये हमारा विकर्ण हो गया बीडी विकर्ण। तो प्रश्न का कहना है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। तो अगर हम छोटी भुजा एडी को मान लिए, चौड़ाई को यक्स मान लिया, चौड़ाई छोटी भुजा के रूप में, तो ये जो विकर्ण होगा ये विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा जितनी मानी गई है उसी में 60 जोड़ दीजिए तो विकर्ण भी हो गया। और जो बड़ी भुजा जिसे हम लंबाई मान रहे हैं वो बड़ी भुजा इस छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो जितनी छोटी भुजा है उतना लिखकर उसमें 30 जोड़ दो तो बड़ी भुजा की आ गई। तो देखिए इस चित्र में आयताकार खेत में लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण तीनों पता हो गए, लेकिन तीनों जो है अज्ञात रूप में है, चूंकि यक्स अक्षर के रूप में है तो अज्ञात माना जाएगा। तो अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करके यक्स का मान जब निकाल लेंगे तो हमें इसका मान पता चल जाएगा कि इसकी खेत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और विकर्ण क्या है, ये बात पता चल जाएगी। तो हम यहां लिख देते हैं जो हमने माना है कि माना आयताकार खेत ABCD की छोटी भुजा AD बराबर x मीटर। कितने मीटर? x मीटर। चूंकि प्रश्न में मीटर की चर्चा किया है इसलिए हमको x मीटर लिखना पड़ेगा, x मीटर। और तब प्रश्नानुसार विकर्ण बराबर हम लिख देते हैं x प्लस 60 मीटर और लंबाई जिसको हम बड़ी भुजा कह सकते हैं, बड़ी भुजा AB बराबर x प्लस 30 मीटर। और ये विकर्ण का नाम क्या है? BD। तो विकर्ण BD बराबर x प्लस 60 मीटर। अब हम इस पर देखो, चूंकि आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो यहां लिखेंगे चूंकि विकर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है? x प्लस 60। तो हम x प्लस 60 का वर्ग कर देंगे बराबर लंबाई क्या है? x प्लस 30। तो x प्लस 30 का वर्ग प्लस चौड़ाई क्या है? x, तो यानी x का वर्ग कर देंगे हम। तो x प्लस 60 का वर्ग करने में a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र काम करेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर पर x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर कर देंगे 3600, प्लस 2ab करेंगे तो 2 गुणे x गुणे 60, तो 60 दूनी 120x आ जाएगा बराबर। इसी प्रकार से यहां भी a प्लस b का होल स्क्वायर काम करेगा, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 300 प्लस 2ab का मतलब यहां 60x हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे x गुणे 30 यानी 60x प्लस कितना भैया? x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, यहां दोनों x स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60x प्लस 900। अब हम क्या करेंगे? इधर के पदों को उधर कर देंगे, क्योंकि उधर वाला x स्क्वायर 2x स्क्वायर है और इधर वाला x स्क्वायर है, तो इधर के पदों को हम उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये इधर लिखा ही है, इधर के पदों को पक्षांतर करना है तो ये प्लस है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस 120x हो जाएगा, और ये प्लस 3600 है तो माइनस 3600 हो जाएगा बराबर कितना? 0। इधर के सारे पद जब उधर जाएंगे तो इन पदों के चिन्ह
परिवर्तित हो जाएंगे। तो चूंकि संयोग से सारे पद पॉजिटिव थे तो उधर जाने पर सारे पद निगेटिव हो जाएंगे। अब हम इनका सरलीकरण करेंगे तो 2x² में से जब x² हम घटा देंगे तो हमारे पास x² बचेगा। अब देखिए 60x और 120x में दोनों एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी चिन्ह से घटेगा। प्लस माइनस चूंकि आपस में घटते हैं तो माइनस 120 में से 60 घटेगा तो 60x बच जाएगा। अब देखिए 3600 और 900 ये दोनों आपस में सरल होंगे, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा। तो 3600 में से 900 घटेगा तो माइनस 2700 बचेगा, बराबर कितना 0, चूंकि 27 9 36 होता है बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस द्विघात समीकरण का आद्यंत के आधार पर गुणनखंड करके, या ऐसा कहा जाए कि गुणनखंड विधि से हम इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो x का मान जो आ जाएगा वही मेरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा, या उसी से हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए x² माइनस, जब इसके हम आदि और अंक का गुणा करेंगे तो 27, तो माइनस 27 तो x² आएगा। अब हमें दो पद खोजने हैं, ऐसे दो पद खोजना है जिनका गुणा करने पर तो 27 को आवे, पर अगर उनका अंतर किया जाए तो 60 आवे। तो इसके लिए हमने दो पद खोज लिए 90 और 30। जब 90 और 30 का हम गुणा करेंगे तो 27 को आएगा, और 90 में से 30 घटा देंगे तो क्या आएगा 60। तो हम यहां पर लिख देते हैं 90 माइनस 30 इंटू x माइनस 27, तो बराबर कितना 0। x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 तो बराबर 0। अब देखिए ये चार पदों में व्यक्त हो गया। अब हम दो दो पद में कॉमन लेने का कार्य करूंगा, तो पहले और दूसरे पद में कॉमन क्या बन रहा है x। जब हम x कॉमन ले लेंगे तो x से भाग x² में देंगे तो x बार जाएगा, माइनस x से भाग इसमें देंगे तो 90 बार जाएगा, x कट जाएगा, प्लस यहाँ 30 कॉमन हो जाएगा, चूंकि 30 से 27 को कट जाएगा इसलिए 30 कॉमन बनेगा। जब 30 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 9 90 बार जाएगा, बराबर कितना 0। अब देखा जाए दो पद हमारे पास हो गए और दोनों पदों में x माइनस 90 कॉमन हो रहा है, तो हमें x माइनस 90 जो है कॉमन ले लेंगे। तो जब x माइनस 90 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 30 बराबर कितना 0। अब हम तुलना करेंगे इसकी 0 से, तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। तो ये क्या होगा अमान्य, क्योंकि देखिए किसी भी आकृति की चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या कोई भी माप कभी निगेटिव में ऋण चिन्ह में नहीं होती है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे, ये 90 मानेंगे, x बराबर 90, यही हमारा क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि x की सहायता से हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी जान लेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे, इसलिए आयताकार मैदान की छोटी भुजा, आयताकार मैदान की छोटी भुजा, छोटी भुजा। देखिए छोटी भुजा क्या मानी गई x, तो x का मतलब 90 अर्थात 90 मीटर छोटी भुजा हो गई। अब चलिए बड़ी भुजा हम आ जाते हैं, तो बड़ी भुजा क्या मानी गई भैया x प्लस 30, x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आई है 90, प्लस इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो 120 मीटर बनेगा। अब रही बात विकर्ण की, तो हम लिखेंगे विकर्ण बराबर, तो विकर्ण क्या है x प्लस 60, x प्लस 60, तो हम x का मान 90 प्लस विकर्ण का मान और 60 जोड़ेंगे तो 150 मीटर पाएंगे। यदि हमें अपने उत्तर की जांच करनी हो कि मेरा उत्तर सही है या गड़बड़, तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है बड़ी वाली भुजा, तो देखो छोटी भुजा क्या है 90, तो 90 से जो है 30 अधिक आ गई बड़ी भुजा, 120 किया है 30 अधिक है, और विकर्ण जो है वो छोटी भुजा 60 अधिक है, तो छोटी भुजा 90 है उसमें 60 150 आया तो 60 अधिक है ना। एक तरीके से हम अपने उत्तर की जांच और भी कर सकते हैं, अगर इस छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ लिया जाए और उसका वर्गमूल निकाला जाए तो 150 आ जाए, जान लीजिए मेरा उत्तर सही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बस हम आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसी प्रश्नावली के जो
शेष प्रश्न हैं उनको हम आप लोगों को बता देंगे। यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।